जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं। आपने अपना एड्रेस बदल दिया है, आपने अपना फ़ोन बंद कर लिया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या होगा। क्या अगर कोई लीगल नोटिस आया तो क्या होगा? अगर हमें कोर्ट से हमारे ऊपर कोई केस फाइल करा गया तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है बैंक कोई लीगल केस हमारे ऊपर और दूसरा कर देगा, हमारे ऊपर कोई नोटिस इशू हो जाएगा, या फिर हमारे ऊपर कोई और कार्रवाई हो सकती है? दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि पिछले 2-3 दिन पहले मेरे को ना मेरे एक सब्सक्राइबर, सॉरी, ठीक है, क्लाइंट नहीं, हमारे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया। उन्होंने बताया कि सर ऐसा है ना कि मैंने एड्रेस चेंज कर लिया अपना, ठीक है। मैं इन रिकवरी वालों से परेशान हो चुका था, इनकी विजिट से मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका था, मैं पागल हो चुका था। तो इसलिए मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, मैंने फ़ोन भी बंद कर लिया, ठीक है। मेरे नाम पर कोई भी ज़मीन जायदाद नहीं है, ओके। मेरा कोई भी कुछ खास मेरे पास संपत्ति नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। क्या अब बैंक मेरा कुछ कर सकता है? अगर मेरे ऊपर कोई केस फाइल हुआ तो क्या होगा? और अगर इन्होंने आर्बिट्रेशन कर लिया तो क्या मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं? इनका ये सवाल था, इनके ये सारे सवाल थे, ठीक है। और भी बहुत सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा, उन्होंने पूछे नहीं थे लेकिन मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि कई लोगों के कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर एड्रेस तो चेंज कर लिया है, क्या ये लोग दोबारा मेरा एड्रेस ढूंढ सकते हैं? अगर ढूंढेंगे तो किस तरीके से ढूंढ सकते हैं और कैसे मैं इन सबसे बच के रह सकता हूँ, ठीक है। और कॉन्टैक्ट लिस्ट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, कॉन्टैक्ट लिस्ट किस तरीके से चेंज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हर्ष कुमार, आपके इस चैनल लोन डिस्टोर में आपको स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लीगल नोटिस आया है, हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, कोई और केस वगैरह हो चुका है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऊपर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब मेन कॉमन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो साथियों, एक चीज़ तो आप लोग जान लो, ठीक है। अगर आपने रिकवरी वालों से डर के एड्रेस चेंज कर लिया, ठीक है, और आप अभी किसी प्रकार से कोई फ़ोन वगैरह भी उनका नहीं उठा रहे हो, आपने अपना फ़ोन वगैरह भी बंद कर लिया है, ठीक है, तो स्थायी रूप से बैंक किसी प्रकार की कोई खास कार्रवाई नहीं कर सकता। एक जो बैंक के रिकवरी एजेंट बहुत ज़्यादा आप लोगों को डराते हैं ना, बोलते हैं कि आपके खिलाफ तो हम लोग ये एफआईआर करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कितने भी फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कॉल उठा के बात करो मत करो, आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहे वहाँ जाके रहो। बैंक को कोई भी इंफॉर्मेशन देने की आपको ज़रूरत नहीं है, 1% भी। आप चाहे कुछ भी करो, बैंक को आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि मान लो आप एड्रेस चेंज करने की सोच रहे हो या फिर एड्रेस चेंज कर लिया, ठीक है। एक डर सबसे ज़्यादा सताता रहता है कि इन लोगों को अगर हमारा दूसरा एड्रेस पता लग गया, क्या तो क्या होगा, ठीक है। या फिर अगर इन लोगों ने दूसरा एड्रेस पता करने की कोशिश करी तो क्या क्या चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 5 कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो कि अगर आप लोग ना करो तो आपका एड्रेस कभी भी पता नहीं चल सकता, ठीक है। सबसे पहला कॉमन मिस्टेक क्या है कि आपके फ़ोन में कई बार इनके ऐप रहते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, नावी हो गया, या फिर और भी बहुत सारी एनबीएफसी हैं, या फिर एक्सिस बैंक, ऐसे करके इन सब के अगर ऐप्स आपके फ़ोन के अंदर है तो ये लोग चाहें तो आपकी लोकेशन वहाँ से ट्रैक कर सकती है उनकी एजेंसीज, ठीक है। उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है कि लास्ट सीन कहाँ पर हुआ था। अब पूरा एड्रेस तो पता नहीं चलेगा, जैसे मान लो आपकी एक बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग में रह रहे हो, तो बिल्डिंग के पूरा एड्रेस तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सोसाइटी का एड्रेस पता चल जाएगा कि हाँ, इस सोसाइटी पे 7 बजे के करीब रात में ये लोग रहते हैं यहाँ पर, तो वहाँ से एड्रेस पता लग जाता है। अब इसको ओवरकम किस तरीके से करा जाए, और हाँ, तुम लोग बोलते हो ना कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को किस तरीके से अपडेट करा जाए, तो मैं उसका भी बता देता हूँ आप लोगों को कि मेरे भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट भी इसी तरीके से, जो कि आप लोग परमिशन देते हो ना, कि लोकेशन की परमिशन दे दी, कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन दे दी, यहीं से उन लोगों के पास पहुंचता है, ठीक है। आपको क्या करना है इन दोनों चीज़ों के लिए, इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आ जाएगा और इसी में आपकी लोकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। आप पहले तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने फ़ोन से हटा दो, पूरी हटा दो एकदम, एक फाइल बना लो और उस फाइल को फ़ोन के अंदर रख लो और पूरा हटा दो, ठीक है। और कम से कम 100 से लेके 1000 तक की एक लिस्ट बना लो। अगर नहीं बना पा रहे तो हमने बना रखी है 10 से 20 हज़ार नंबरों की, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है, लिस्ट लेने के लिए। आप उस लिस्ट को लीजिए, उस लिस्ट को अपने फ़ोन में डालिए, 2000 कम से कम 10,000 नंबर रहता है उसके अंदर। अब आप क्या करो, उसको बार बार अपडेट करो, ठीक है। उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो पहले तो, जहाँ पर भी हो, ठीक है। अब वहाँ अपने घर से कम, जैसे मान लो आपका ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है, या फिर मान लेते 5 किलोमीटर दूर है, आप कार से जाते हो, तो मेरे भाई कहीं पर मेट्रो स्टेशन,
ठीक है, या फिर मान लो एक कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर एक सोसाइटी है, ठीक है, आपके घर से दूर काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर आप इसे रोकिए, ठीक है, वहाँ को चाय वाला दिखा वहाँ रुक जाओ, वहाँ पर जो भी चाय सिगरेट गुटखा जो भी पीते हो वो लो। सिंपल क्या करो, ऐप को करो अनइंस्टॉल, और ऐप को कम से कम वहाँ पर 10 बार मिनिमम 10 बार आपको इंस्टॉल करना है। 10 बार इंस्टॉल करो, परमिशन दो, फिर अनइंस्टॉल करो, फिर परमिशन दो, फिर अनइंस्टॉल करो, फिर परमिशन दो, फिर अनइंस्टॉल करो। ऐसा 10 बार करो मिनिमम, ठीक है। 10 बार करने के बाद अब 10 मिनट तक उस ऐप को अपने फ़ोन के अंदर रहने दो। 10 मिनट तक उस ऐप को अपने फ़ोन के अंदर रहने दो। 10 मिनट बाद जैसे 10-15 मिनट हो जाए, आप उस ऐप को अनइंस्टॉल करो, और दोबारा कभी भी इस ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। अगर दोबारा करा तो दोबारा से परमिशन चली जाएगी, दोबारा से कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाएगी। अब आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेंज कर सकते हो, अपना जो चाहे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन रहता है कि इन लोगों को एड्रेस कैसे पता चलता है, तो मेरे भाई आपके जो आस पड़ोसी होते हैं ना, अगर आप उन लोगों को ज़्यादा मेहरबान होकर चल रहे हो, आप उन्हें एकदम ही प्यार से कि भाई साहब मैंने तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर लिया, ये फलाना ढिमकाना एड्रेस है, यहाँ पर ये है, घर पे आना, कभी चाय पी के जाना, तो ऐसे बताते हो ना, तो हर किसी पे क्या होता है ना, तुम्हारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है। कोई कोई तुमसे जो जब तुम परेशानी में होते हो ना तो मज़े लेता है। अब सामने तो कोई बताता नहीं है, लेकिन होगा क्या, पीठ पीछे कोई आएगा पूछना कि अरे उन्होंने लोन ले रखा है, वो तो वहाँ रहते हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना, ऐसे समझ रहे हो। तो इस चीज़ से बचो, किसी को भी अपना एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ही फोर्स करा जा रहा है तो मेरे भाई गलत एड्रेस बता दो। रहते शास्त्री नगर में हो तो चांदनी चौक का एड्रेस बता दो मेरे भाई, खत्म कहानी, समझे। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, समझे। अगर बातचीत करनी है अपने कोई जान पहचान के इतने पड़ोसी हैं आपके, उनसे बातचीत आपको करनी है तो फ़ोन पे करो, खत्म कहानी, और क्या, समझे। ये ज़्यादा एड्रेस बताने वाला ड्रामा रखोगे तो वैसी चीज़ होंगी। सेकंड चीज़ क्या होती है, जैसे कि आपने मान के चलो कोई पेटीएम से कोई लोन लिया है, ठीक है, या फिर फ़ोन पे से तो लोन प्रोवाइड करता नहीं है, मतलब जी पे से कोई लोन लिया, जी पे भी ऐसी हरकतें नहीं करता, ज़्यादातर पेटीएम हरकतें करता है ऐसी, ठीक है, या फिर भारत पे हो गया, ओके। अब आपने उनसे लोन ले रखा है, तो उनसे क्या होता है ना, कई बार जब आप लोग उनका यूपीआई यूज़ करते हो और ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे मान लो आप अपने घर के पास वाली दुकान पे आपने पेटीएम से कुछ 50-100 रुपये दे के सामान लिया, ओके। अब अगर आपका लोन पेटीएम से ही चल रहा होगा, जैसे आदित्य बिरला का हो गया, पेटीएम का ही होता है उसमें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उनके पास एक्सेस होती है, वहाँ पर वो लोग चेक कर सकते हैं कि जी लास्ट पेमेंट कहाँ की हुई है। अब लास्ट पेमेंट जहाँ की हुई है उस मर्चेंट का नंबर तो होगा ही उनके पास, है ना, क्योंकि पेटीएम वो चला रहा बंदा, उस मर्चेंट का नंबर होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो वो उसे फ़ोन करेंगे और उसे हैरेस करेंगे कि भाई साहब इसका एड्रेस बताओ, कहाँ पर है, क्या चीज़ है, हमें जानना, हमें मिलवा के दो। अब वो अगर परेशान होगा, वो तुम्हें जानता होगा, आस पड़ोस में होगा, तो तुम्हें आके और परेशान करेगा, फिर तुम्हारा एड्रेस बता देगा। तो तीसरी चीज़ तो ये हो गई। तो अगर देखो, जैसे मान लो अगर तुमने पेटीएम से ही लोन ले रखा है, ठीक है, तो मेरा सीधा कहना, लेंडर तो अलग होता है वैसे, लेकिन मेरा सीधा कहना है कुछ दिन पेटीएम अनइंस्टॉल कर दो, यूज़ मत करो। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप उसकी जगह ऑल्टरनेटिव है, आप भीम यूपीआई यूज़ कर सकते हो, वो किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करती, तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। जीपे भी अच्छा है, जीपे भी कोई लोकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करता किसी को, समझे। और अपना फ़ोन पे हो गया, फ़ोन पे लोन देता ही नहीं, समझे, ये हो गया। इन सब को यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो जहाँ से लोन ले रखा है उसको यूज़ मत करो, समझे, उसको बिल्कुल ही हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चौथी चीज़ आ जाती है आपका गैस कनेक्शन। जी हाँ, आपका जो गैस कनेक्शन है ना मेरे भाई, आपको क्या लग रहा होगा कि गैस कनेक्शन तो एक सिक्योर चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ, गैस कनेक्शन से आपका एड्रेस निकालना चुटकियों का खेल है। आप खुद भी जाकर किसी का जो न्यू एड्रेस होगा वो 2 सेकंड में निकलवा सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। आप एक ही चीज़ सोच के देखो, जो गैस सिलेंडर आपको देने आता है आपके घर पे, अगर आप उसे 20 रुपये एक्स्ट्रा दो तो वो आपके घर तक आएगा, लगा के जाएगा, सब कुछ करके जाएगा, ठीक है। तो क्या वो 100 रुपये या फिर 500 रुपये में एजेंसी जाके वहाँ पर जो न्यू एड्रेस आपको अलर्ट हुआ है, जैसे आप गए एजेंसी, ठीक है, वहाँ पर जाके आपने बोला कि मैं एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, ये मेरी नई लोकेशन है, ओके, नई लोकेशन का जो एड्रेस होगा मेरे भाई वो बता नहीं देंगे वहाँ पर कि ये जो फलाना ढिमकाना है वो 10 किलोमीटर दूर उसने एजेंसी ली है, ये उसका एड्रेस है, वहाँ से पता लग जाएगा। अब इसको ओवरकम करने के 2 तरीके मैं बताता हूँ। अगर आपके नाम पे लोन है और आपके नाम पे गैस कनेक्शन है और आप एड्रेस चेंज कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो मेरे भाई एक काम करो, अपने नाम से गैस सिलेंडर हटवा दो, अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र करवा दो, वाइफ के नहीं तो मदर के, जिसके नाम कर सकते हो उसके नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो उस गैस सिलेंडर को तुरंत के तुरंत सरेंडर कर दो,
दूसरी किसी एजेंसी में, मतलब जैसे जैसे तीन कंपनियां मेजर, ठीक है, उन्हीं में जाके ये लोग चेक करते हैं। आप उसमें से किसी और पे जाके वो लगवा लो, उसको पता ही नहीं लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। ये चीज़ें हो गई। अब जो पांचवी चीज़ है, पांचवी चीज़ में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है लोगों को। आपको क्या होगा ना, आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजी जाएंगी अलग अलग तरीके से। ये कोई नोटिस वाली लिंक नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि फलाना ढिमकाना है, आपके नाम पे ये केस दर्ज हो गया है, ये रही लिंक, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप वहां पर क्लिक करोगे तो हर एक उस लिंक के अंदर एक जीपीएस ट्रैकर होता है। आप उसको क्लिक करोगे, आपकी जो जीपीएस की लोकेशन होगी वो वहां पर चली जाएगी, समझे। तो लिंक पे क्लिक करने से भी बचे। अगर इन पांचों चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप तक कोई भी रिकवरी एजेंट कभी भी पहुंच नहीं सकता। वैसे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि रिकवरी वालों को रोकने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो बैंक को। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो चुकी तो एफआईआर भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर सर हम लोग तो जा रहे हैं, हमारे नाम पे कोई लीगल नोटिस इशू होता है तो क्या होगा। तो पहली बात तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई लीगल नोटिस रिसीव नहीं हो रहा है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोर्ट से कोई समन आया, ठीक है, आपके एड्रेस पे, अब आप हो ही नहीं। अब जब हो ही नहीं तो वो जो समन होगा कोर्ट का, वो वहाँ पर सबमिट ही नहीं हो पाएगा, वहाँ पर भाई साहब आपको रिसीव ही नहीं होगा, तो वो केस आगे नहीं बढ़ेगा, वहाँ पर प्रोसीडिंग चालू ही नहीं हो पाएगी जब तक आपको रिसीव ना हो, ठीक है। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं और आपकी जो आधी सैलरी है 60% तक वो जा सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने क्लाइंट का। मेरे क्लाइंट है मुंबई के, ठीक है। उनके साथ क्या होता है, उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। लेकिन इनको मेल पे आर्बिट्रेशन के नोटिस वगैरह आते रहे और इन्होंने उसको इग्नोर करा, देख कर इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपने मेल यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। अगर आप फ़ोन में मैसेज यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने नंबर बंद कर रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपने उन सबको ऑन करके रखा हुआ है और आप देख रहे हो कि भाई साहब मुझे व्हाट्सएप पर नोटिस आ रहा है, आपने टिक मरवा दिया वहाँ पर, ठीक है, आपने लिंक पर क्लिक करके वहाँ से नोटिस डाउनलोड कर लिया है, तो मेरे भाई वो 100% नोटिस आपको रिसीव हो चुका है, समझे। उनको क्या हुआ, उनके नाम पे अवार्ड पास हुआ, उनकी जो 60% सैलरी है वो अटैच हुई, उनके जितने बैंक अकाउंट थे वो सारे फ्रीज हो गए, ठीक है। अब कई भाई लोग ये पूछेंगे सर मैं तो सैलरी पे ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ पर पीएफएसआई कटता ही नहीं है, तो मेरा क्या होगा। तो मेरे भाई बैंक अकाउंट तो फ्रीज हो सकते हैं ना, दिक्कत इसमें भी है, समझे। तो सबसे बढ़िया बात है, अगर आपको नोटिस रिसीव हो रहा है ऑनलाइन किसी भी तरीके से तो आप उसका रिप्लाई लिखवा दो, ऑब्जेक्शन लिखवा दो, और खासकर आर्बिट्रेशन का तो ज़रूर लिखवाओ, ठीक है। और अगर किसी कोर्ट का समन भी आपको रिसीव हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से तो उस डेट पे भी आपको बेल लेनी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये पूरी चीज़ें हैं, अगर इसको फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत परेशानी आपको कभी भी नहीं होगी, ठीक है। 100% कह देता हूँ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री होकर रह सकते हो, समझे। और यही था वीडियो में आज के, यही सब आपको मैंने बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, कोई और परेशानी है, कोई लीगल नोटिस आया है उसका रिप्लाई करवाना है, किसी केस के अंदर बेल लेनी है या फिर कोई और दिक्कत है, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।